अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। आखिरकार इंडिया चांद पर पहुंच ही गया और इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जो कि चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल है कि इसकी लाइफ कितनी है, यानी कि ये जो पूरा मिशन है इसकी लाइफ कितने दिनों तक है। असल में चंद्रयान की लाइफ सिर्फ 15 दिन तक की है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 दिनों का दिन होता है, यानी धूप रहती है, और बाकी 14-15 दिन रात रहती है। तो जैसे ही सनराइज हुआ वैसे ही ये लैंड हुआ, यानी 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर अपना काम कर पाएगा। जैसे कोई मिल गया मूवी में जादू को धूप चाहिए थी, वैसे ही प्रज्ञान रोवर को भी धूप चाहिए होगी। प्रज्ञान रोवर पर बहुत सारे सोलर पैनल लगाए गए हैं और विक्रम लैंडर पर भी, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी। और धूप बहुत ज़रूरी है इनके ऑपरेशन के लिए, लेकिन जब 14 दिन ख़त्म होंगे तब धूप चली जाएगी। तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, यानी कि जो मैक्सिमम डेटा है वो 14 दिनों तक का ये भेज चुका होगा। उसके बाद सिंपली वो वहीं पर बेकार हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बंद हो जाएंगे। और इसरो के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हम होप करते हैं कि वो 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चले, लेकिन ये होप का वर्ड यूज़ किया है, यानी इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई जिससे वो गारंटीड चले बहुत दिन तक, क्योंकि ये मिशन 14 डेज़ को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया था। बाकी लूना 25 जो रशिया ने चांद पर भेजा था, जो क्रैश हो गया था, अगर वो लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसी पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी थी प्लूटोनियम के ज़रिए, जिसकी वजह से उसको 1 साल तक पावर मिलती। और इसरो इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, एक ऐसी प्लूटोनियम की पावर सोर्स बनाने का जिससे कमिंग मिशन में 1 साल तक पावर मिले। लेकिन फिलहाल चंद्रयान जो है ये 14 डेज तक बहुत सी रिसर्च करेगा साउथ पोल में, वाटर, हीलियम 3 और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि ये मिशन आखिर हुआ किस लिए है। तो चलो उन इंटरेस्टिंग डिटेल्स को जानते हैं। किसी भी प्लैनेट या फिर सैटेलाइट, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है, तो उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। या फिर किसी भी जगह पर चले जाओ, चाहे आप जुपिटर के किसी मून पर चले जाओ, तो वहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पुरस्कार होती हैं हमारे लिए। जैसे कि प्लैनेट अर्थ की जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो यहाँ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही हैं। और इक्वेटर का जो रीज़न है इसे तो सेफ माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ इक्वेटर पे मौजूद हैं और नॉर्मली सब रह रहे हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होती हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से जो साउथ पोल में प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस है वो बहुत मिकदार में है, और इसी के बारे में साइंटिस्ट डेटा चाहते हैं। चांद के इस रीजन में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, और ये एक चांद का ऐसा इलाका है जहाँ पर ख़ास अंधेरा था बिलियन ऑफ ईयर्स से, और अंधेरा है और अंधेरा रहेगा। वाटर, ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि साउथ पोल पर वाटर आइस है। क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, और वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं कि पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में बर्फ़ की तरह जमा रह सकता है बहुत सालों तक। आपको पता है कि पहला सबूत, पहली जांच जो ये बताया कि पोल्स पर पानी है, ये इंडिया के चंद्रयान 1 ने पहली बार दिखाया था। ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है यह है पानी की डिटेक्शन, और इसी पानी की मौजूदगी को चंद्रयान 1 ने आज से 15 साल पहले पता कर लिया था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये माना गया कि वहाँ पर वाटर आइस ट्रैप्ड है। हर मिशन में ऑर्बिटर होता है जो कि ऊपर घूमता रहता है, लैंडर होता है, रोवर होता है। ये जो ऑर्बिटर होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि वो वहाँ के सारे रीजन्स का डेटा हमें भेज पाएँ, फिर चाहे वो इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारी कंट्री जिसके बहुत ऑर्बिटर चांद पर लाइव घूम रहे हैं, तो उन्हीं ऑर्बिटर्स ने ये डेटा भेजा उस जगह पर आइस वाटर ट्रैप हो सकता है। साउथ पोल का ये जो रीजन है वहाँ के मून क्रेटर यानी चांद के जो गड्ढे हैं उनको आज तक सूरज की रोशनी ने टच भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ सनलाइट पड़ती ही नहीं है, और इसलिए वो जैसा था वैसा ही है। तो जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है इसका एविडेंस अनटच तरीके से वहाँ पर मौजूद है। मतलब वहाँ जो रीजन्स हैं वो बहुत छोटे रीजन में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनइफेक्टेड हैं, जो एस्टेरॉयड मून से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रेटर बनते हैं। वो भी ज़्यादातर इक्वेटर को आके हिट करता है, और जो पोल्स वाले एरिया हैं वो ज़्यादातर अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो वहाँ से हमें जो भी डेटा मिले उसे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत जानकारी हमें मिलेगी। ऐसी और कई कैलकुलेशंस की गई हैं जिससे हमें ये पता चला है कि वहाँ हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसलिए उस जगह को द प्लेस ऑफ अनट्रैप्ड रिसोर्स माना जाता है, यानी एक ऐसी जगह जो खजाना है लेकिन उसको कोई ट्रैप नहीं कर पाया है। चांद का जो साउथ पोल है वहाँ का टेम्परेचर -150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होंगे जैसे कि सोलर पैनल या फिर उसकी बॉडी, ये सब आप सोचो कि ये कैसे मटेरियल से बिल्ड की गई होगी, जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड जैसे टेम्परेचर में भी वर्क करते रहते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं
चाहे आपका फ़ोन हो या टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर सर्किट बोर्ड होते हैं और सर्किट बोर्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम कर रहे होते हैं। पूरे सर्किट बोर्ड के किसी 1 मिलीमीटर के पार्ट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वही अगर ऐसी कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड किया जाए तो सोचो किस तरह डिटेलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा कि वो चांद के साउथ पोल के -200 डिग्री वाली जगह में भी काम करे। हमारी यूनिवर्स में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ज़मीन के लिए नायाब हैं, लेकिन ऐसी कई जगहें हैं हमारी यूनिवर्स में जहाँ पर वही चीज़ें बहुत कसरत से हैं। आपने उस प्लेनेट के बारे में सुना होगा कि एक प्लेनेट जो डायमंड का बना हुआ है, ये पूरा प्लेनेट खरबों डॉलर्स का होगा। पूरी दुनिया में जितने पैसे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा उसको मिल जाएगा जो इस प्लेनेट का डायमंड ज़मीन पर ला दे, क्योंकि डायमंड ज़मीन के लिए नायाब है, वहाँ के लिए नहीं। तो चांद भी कुछ ऐसा ही है। चांद पर ऐसे कई मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के लिए नायाब है लेकिन चांद के लिए नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हैं। स्कैंडियम, एट्रियम, ये दोनों उन कई नायाब मिनरल्स में से बस 2 हैं और ये दोनों गाड़ियों के इंजन में यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं और रडार सिस्टम में भी इन नायाब मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। और हीलियम 3 जो कि चांद पर पाया जाता है, ये एक नायाब एलिमेंट है। ये एक ऐसी गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज़ की जा सकती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में। ये ज़मीन पर भी है लेकिन चांद पर बहुत ज़्यादा है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज़ और क्या होगी? ल्यूनर आइस अगर मिल जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। हीलियम 3, इसको आप हल्के में मत लो। हीलियम 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैजिकल भी माना जाता है। आपको पता है ये एक एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ हीलियम है जो कि सन के कोर में पाया जाता है और सन के कोर से वो दुनिया, चांद और बाकी प्लैनेट्स पर आता है, यानी सूरज से कई चीज़ें रेडिएट होती रहती हैं। हीलियम 3 उसी में से एक है और ये चार्ज पार्टिकल हीलियम 3 के हमारी दुनिया के मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि दुनिया की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इन चीज़ों से हीलियम 3 दुनिया पे कभी हिट ही नहीं होता, लेकिन चांद जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि चांद का कोर बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ पर हीलियम 3 ज़्यादा मिकदार में जमा हो गई है। हीलियम 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में साइंस जानती है, जिससे क्लियर न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है विदाउट एनी पोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसलिए साइंटिस्ट के लिए चांद पर मौजूद ये हीलियम 3 इतना इम्पोर्टेंट है। हीलियम 3 के साथ साथ सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, ये सब चीज़ें भी चांद पर मौजूद हैं। और नासा का जो अपोलो मिशन हुआ था उसमें चांद पर सिल्वर भी बहुत मिकदार में मिला था और गोल्ड भी थोड़ी मिकदार में मिला था। किस जगह पर मिला था पता है? अर्थ फेसिंग साइड होता है वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो थोड़ा इनएक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन जो फेस हमें दिखता है डायरेक्ट वहाँ से, वो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, वहाँ पर सिल्वर और गोल्ड भी मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।